सर डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि अब उतरना चाहिए और बातों का सिलसिला यहीं से जारी करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सर आए थे शूट पर और हम लोग इस समय भवाली में हैं। वेदर बहुत अच्छा सा है। सर से मुलाकात हुई, बातों ही बातों में पता चला कि सर एक लिरिक्स राइटर हैं और काफ़ी 250-300 गानों को लिरिक्स किया है सर ने। बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, बात करके बहुत मज़ा आया। पहले आर्मी में थे सर। जी एयरफोर्स में। हाँ, पहले सर आर्मी में थे। फिर सर को सडनली रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट के तौर पे ही मेरे को काम करना है। तो सर ने 38 की एज में शायद रिटायरमेंट। हाँ 38 में रिटायरमेंट ले लिया सर ने। और रिटायरमेंट लेने के बाद सर का मुंबई। ख्याल आया कि मुझे अब इन सारी चीज़ों को क्विट करना चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा एनर्जेटिक होता है कि आदमी 38 के एज में, जब आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं और आप अच्छे खासे जॉब में हैं और उस चीज़ को दाव पे लगा के जिंदगी को। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कैसे हुई शुरुआत। सबसे पहले शिक्षा दीक्षा कहाँ से रहा? मेरी जो बचपन से जो पढ़ाई हुई, मैं हरियाणा के भिवानी शहर से वास्ता रखता हूँ। और मेरी सारी जो एजुकेशन वगैरह, प्रीमियरी एजुकेशन वगैरह है, भिवानी से ही हुई थी जी। उसके बाद मैं कुछ दिन बीच में पढ़ने के लिए एक दूसरा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कुछ टाइम के लिए गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा और बाद में वेस्ट कॉलेज भिवानी से मैंने ग्रेजुएशन वगैरह की। और उसी दौरान मैंने 86 में एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल। तो जैसा कि हरियाणा में ख़ास तौर यंग लड़कों की या जो कॉमन लड़कों की जो मतलब इच्छा होती है वो यही होती है कि वो डिफेंस ज्वाइन करें। तो जैसे कि हम लोग डील कदकाठी वाले लोग होते हैं तो डिफेंस के लिए तरफ रुख होता है हमारा, बिल्कुल झुकाव होता है। बिल्कुल। तो मैंने भी वैसा ही किया, मैंने एयरफोर्स की तरफ रुख किया और मैं 86 में एयरफोर्स में भर्ती हो गया था। उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे चला गया। लेकिन जो कलाकारी थी वो बचपन से थी। बिल्कुल। ये कलाकारी कहाँ से आई? पिताजी इस लाइन में थे, नाना जी थे, नानी थी, कहाँ से? एक जी, फादर साहब मेरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से थे और बहुत जाने माने ज्योतिषाचार्य रहे हैं और वेदाचार्य थे। वो लंबे टाइम तक हरियाणा के एकमात्र वेदाचार्य रहे हैं। तो फादर साहब का जो गुण थे वो गुण तो स्वाभाविक आने ही थे। और मेरी माताश्री जो थी वो बिल्कुल इलिटरेट थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कवित्री काइंड थी। वो अनपढ़ होके भी उनको मतलब कविता करना आता था। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा वो था, वो गुण मुझे माता पिता से मिला। और मेरे प्रथम गुरु वैसे भी होते हैं, माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। और मैंने अपने प्रथम गुरु को ही अपने पूरे जीवन का गुरु मान लिया था। तो मैंने फादर साहब के अलावा किसी को गुरु मतलब मैंने माना नहीं। ठीक है, सीखा मैंने काफ़ी लोगों से, बट वो एक अलग बात रही। बट गुरु मैंने दर्जा उन्हीं को दिया और उन्हीं को मैं गुरु मान के पूछता भी हूँ। तो जब 4th क्लास से मैंने स्टार्ट किया था, पहली बार जब मैं 4th कक्षा में था, तो तब मैंने एक गाना किया था और फॉर्चुनेटली वो मेरा फर्स्ट था, रिकमेंड था। तो वहाँ से जब आपको पहले ही चांस में ऐसा कुछ हो जाए कि भाई आपने कोई चीज़ की और आप उसमें फर्स्ट आ गए, बिल्कुल, तो आपकी प्रतिभा को और बल मिल जाता है, आपकी जो इच्छा को है बलवती हो जाती है। जी। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद सिलसिले कायम हुए। 6th में गए, तो 6th में गए तो मैं अपने फादर साहब के स्कूल में ही था। तो मैं स्कूल की जो प्रार्थना होती है वो मैंने 6th से और 11th क्लास तक मैंने ही की है। वहाँ श्लोकाचार्य। कौन सा स्कूल का नाम क्या था आपके? वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था मेरा। बिल्कुल। और भिवानी का बहुत अच्छा पुराना और बहुत अच्छा स्कूल है। तो उसमें मेरी वो शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो मैं 6th क्लास से और 11th तक कंटिन्यूसली मैं सुबह प्रे करवाता था, श्लोकाचरण होते थे तो मैं वो भी करता था। फिर उसके बाद जैसे वेस्ट कॉलेज में गया तो मैं यूथ फेस्टिवल्स में हो गया। और यूथ फेस्टिवल्स में हम लोगों के कारण रिस्ट्रिक्शन शुरू हुआ था। ये बहुत मैं अलग बात बताऊंगा आपको। वो रिस्ट्रिक्शन क्यों शुरू हुआ था कि कुछ लड़के होते हैं जो हर फील्ड में मतलब ट्राई मारते हैं। तो मैंने एक ही टाइम में 8 फील्ड में मैंने यूथ फेस्टिवल में भाग लिया था। बिल्कुल। और उसमें से 5 में मैं रिकमेंड था।
वो वेरी गुड। तो जब 5वें रिकमेंड था तो सबको ये लगा कि हर बार यही आदमी आगे आ जाता है। कविता पाठ होगा तो ये आगे, कवाली है तो ये आ रहा है, ग्रुप सॉन्ग है तो ये आ रहा है, फोक सॉन्ग है तो ये आ रहा है, और वाद विवाद प्रतियोगिता है तो ये आ रहा है। तो उसके कारण जो है इन लोगों ने कहीं अपनी आवाज उठाई होगी, और जो आवाज उठाई तो आवाज में यही आया कि रिस्ट्रिक्शन इज द ओनली वे, कि इन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि भाई एक आदमी जो है मैक्सिमम 4-5 में, मतलब शायद हमारे टाइम में 5 किया था, बाद में 4 कर दिया था, और अभी हाल फिलहाल क्या मुझे नहीं पता। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप इतने ही फील्ड में जो है आ पाओगे। तो वहां से वो हुआ। तो उसके बाद मैं एयरफोर्स में चला गया। एयरफोर्स में ट्रेनिंग वाला पीरियड रहा। ट्रेनिंग पीरियड में वो कहते हैं ना पहचान आता है, मतलब तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मेरे ट्रेनिंग इंचार्ज थे, उन लोगों को मुझ में कुछ कहीं कलाकारी नजर आ गई। तो हमने वहाँ एक प्ले किया था। वो तिवारी जी उत्तराखंड से ही थे। तो तिवारी जी हमारे वो थे, टीचर कहो या जो भी थे, प्ले उन्होंने सिखाया था। तो उसमें मैंने कंस का रोल किया था। तो वो अपनी उसके बिल्कुल विपरीत था। मैं था तो इनोसेंट सा, लेकिन मैंने रोल कंस का किया था। और तो सब लोगों ने कहा भी कि आपको ये सूट नहीं किया, बट रोल बहुत अच्छा हुआ था। तो वहां से एयरफोर्स में भी मेरा जो है सांस्कृतिक सफर जो है वो शुरू हो गया। बिल्कुल, कि जिस भी यूनिट में मैं जाता था लोगों को पता चल जाता, भाई साहब सिंगर हैं, भाई साहब गाते हैं, भाई साहब एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं। तो मुझे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वहाँ एयरफोर्स के अंदर, या जो नेवी मिलिट्री कंसर्न्स जो यूनिट्स थी हमारी, उनमें जो प्रोग्राम होते थे उसमें भी मुझे मतलब पहले आगे रखने लगे कि भाई साहब करवा देंगे, भारद्वाज सर हैं, भारद्वाज सर मतलब करेंगे। तो वहां से क्या हुआ कि वो जो आपकी प्रतिभा थी उसको डिफेंस ने भी सहेज के रख लिया। मुझे सर के नाते और कलाकार के नाते ज्यादा जानने लगे लोग। मेरा निकनेम ही जो कलाकार हो गया था कि सर कलाकार आदमी है। एयरफोर्स की बहुत अच्छी रही। एयरफोर्स की मैं डिसिप्लिन स्क्वाड का इंचार्ज रहा हूँ, ट्रेंड हूँ, कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज वगैरह का मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो जब हम रिटायर होने लगे, ये बहुत अच्छा सफ़र रहा एयरफोर्स का, क्योंकि पहला आपका पहला प्यार था, वो मिल गया था। हाँ, एयरफोर्स मेरा पहला प्यार, डिफेंस मेरा पहला प्यार, देश मेरा पहला प्यार। तो मुझे अपना पहला प्यार मिल गया था, तो सेटिस्फेक्शन था लाइफ में। अब इसके बाद जब आया कि टाइम, हम लोग इनिशियली जब साइन करते हैं तो 20 साल के लिए साइन करते हैं। मैंने 20 साल के लिए साइन किया था। 2006 में जो है 20 साल मेरे कंप्लीट हो रहे थे, और उम्र मेरी 38-39 साल की उम्र हो रही थी। तो मेरे पास ऑप्शन थे कि या तो मैं अपनी इसको बढ़ा लूं, या मैं सेवानिवृत्त हो जाऊं। तो मेरे पास एक ये आया कि मैंने अपने पहले प्यार को तो वक्त दे दिया पूरा, हम मैं अपने दूसरे प्यार को, अपनी कला को भी वक्त दूं। तो जो एयरफोर्स स्टेशन मडाईलैंड है वो मलाड मुंबई में पड़ता है, और एयरफोर्स के अंडर जो था एक मड फोर्ट है, बड़ी फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों में, सीरियल्स वगैरह में। तो वो जो किला था वो अंडर आता था एयरफोर्स के। तो मैंने काफी दिन उसकी डीलिंग भी की। तो उस दौरान मेरे काफी फिल्मी लोगों से मेल मुलाकात हो गई, उनसे मिलना जुलना हो गया, और वो जो मिलना जुलना था वो धीरे धीरे दोस्तियों में तब्दील हो गया। तो मुझे बहुत लोग बोलते थे कि सर आप एक्टिंग कीजिए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं मडाईलैंड गया था, उसके पीछे भी एक कहानी है, मैं बताता हूँ आपको। कि मैं इंटर डिपार्टमेंट्स में, दिल्ली मेरी पोस्टिंग थी, इंटर डिपार्टमेंट्स में मैं ये हिंदी अभी पखवाड़ा चल रहा है, तो हिंदी पखवाड़े में मैं 14 सितंबर 97 मैं उसमें गया था इंटर डिपार्टमेंट में। तो वहाँ एक मेरी कविता है, बहु प्रचलित कविता है। हाँ, वो हो जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो वो कविता क्या थी, मुझे डिपार्टमेंट में डिटेल किया गया था, क्योंकि एयरफोर्स में डिटेलिंग ज्यादा का मायने रखती है, बजाय इसके कि वो कलाकार है या नहीं। किसी को डिटेल कर दिया तो कर दिया। तो मुझे साहब ने बताया कि भाई कृष्णा जी, भारद्वाज जी आपको डिटेल कर दिया है 14 तारीख के प्रोग्राम के लिए। एयरफोर्स स्टेशन का सुबोटो पार्क का ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, तो धोला कुआं पे, तो उसमें हमारा वो होना था। तो मेरे पास कविता नहीं थी उस वक्त कोई। तो मैंने कहा सर अच्छी इतनी इंटर डिपार्टमेंट्स के लायक कोई कविता मेरे पास है नहीं। तो बोले नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप जो है डिटेल्ड है और आप जाएंगे जी। तो 11 तारीख की बात थी, 11 सितंबर की। उसके बाद मैं बनाने लगा, तो 11 चली गई, मुझसे कोई कविता मुझे सूझी नहीं कि कौन सी कविता मैं करूं। 12 जब जा रही थी, 12 की रात में मैं बड़ा विचलित सा हो गया कि कविता है नहीं, मैं इंटर डिपार्टमेंट्स के लिए जाऊंगा। और एकाएक जो है कहीं नाइट में मेरे माइंड में कुछ एक ख्याल आया, तो मैंने उसको पेपर पे उतारना शुरू कर दिया। और वो मिश्रण मैंने किया था व्यंग और वेदना का मिश्रण। व्यंग और
वेदना का मिश्रण था जो बहुप्रचलित नहीं है। तो हिंदी उन दिनों में लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते थे, कम बोलते थे, लोगों की पहली जो चॉइस थी वो अंग्रेजी हो गई थी। तो उस वक्त मेरे मन में एक आया कि जब कोई लाइलाज हो जाता है ना, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं कि मर जाए तो अच्छा। ऐसा होता है ना कि लाइलाज है, इलाज हो नहीं पाएगा, तो इसका निदान एक ही है कि मर जाए। तो मैंने ऐसा हिंदी के लिए व्यंग और वेदना का मिश्रण किया। और हिंदी के लिए क्या बोलूं, मैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज के लिए बोलूं तो मैंने एक कविता का मतलब जो है वो सिलसिला किया। उसका शीर्षक था है हिंदी अंग्रेजी बन जा। ये मेरा व्यंग था, मेरे अंदर की वेदना थी, उसको मैंने व्यंग में, पीड़ा थी और उसको मैंने व्यंग में मतलब जो है ना लिखा कि ए हिंदी अंग्रेजी बन जा, क्यों अपमान कराती है। ए हिंदी अंग्रेजी बन जा, क्यों अपमान कराती है, तू मेरे देश के लोगों को ना भाती है ना आती है। ए हिंदी अंग्रेजी बन जा, क्यों अपमान कराती है, तू मेरे देश के लोगों को ना भाती है ना आती है। और फिर मैंने उसमें आगे कहा कि कहीं ठिकाना और ढूंढ ले, कहीं ठिकाना और ढूंढ ले, इस घर तेरा नहीं गुजारा, सभी अपाहिज यहाँ फिर रहे अंग्रेजी का लिए सहारा। तू अपने घर में चली नहीं, वो कोने कोने जाती है। बिल्कुल। तो ये जो है बहु प्रचलित हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे कमांडर साहब थे, एयर कमांडर शंकर साहब थे, तो जब उन्होंने इस जीत के उपलक्ष्य में मुझे टी पार्टी दी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इंग्लिश में कितना अच्छा सकता है टी पार्टी। टी पार्टी अगर हिंदी में इसी चीज को कहें कि चाय पे तो थोड़ा जलपान बोलो, चाय पान बोलो तो बढ़िया नहीं होता। हाँ जी, वो अच्छा नहीं लगता, सही बात है, ये प्रचलन वाला वो है। तो उसमें उन्होंने जब वो मतलब जलपान या चाय पान जो करवाया, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप में मुझे एक प्रोफेशनल दिखता है। तो मैंने सोचा कि राइट, मतलब एक मौका है, मैं बोल ही देता हूँ। तो मैंने कहा कि सर मैं प्रोफेशनली लिखता हूँ। उससे पहले मैं 96 में मैंने दूरदर्शन के लिए एक फिल्म लिखी थी, शॉर्ट फिल्म लिखी थी। इन चीजों पे आएंगे कि क्या लिखा था या क्या नहीं। सबसे पहले मैं उन चीजों को जानना चाहूंगा कि 38 साल की उम्र में आपने रिटायरमेंट क्लेम कर दिया कि मुझे रिटायर्ड होना है और इस फील्ड में जाना है। क्या मनोस्थिति रही होगी, क्योंकि घर का जो दबाव होता है, पारिवारिक दबाव है, लोगों का दबाव है कि 38 साल की उम्र में आप एक डिसीजन ले रहे हो। और एक आर्टिस्ट लाइफ तो एक ऐसा लाइफ है कि अगर आप ना 20 साल की उम्र में भी डिसीजन लें तो भी आदमी उसी नजरों से देखता है जिस 40 में लेंगे तुम। तो जब मैंने 2005 में मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपनी धर्मपत्नी को बताया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो वो अवाक रही कि क्या कर रहे हो आप तो वांट अफसर, जूनियर वांट अफसर बन चुके हो, वांट अफसर बनोगे, मास्टर वांट अफसर बनोगे और ऑनरी का आपको पूरा चांस है, क्योंकि ACR मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने कहा कि यार मैंने ये 20 साल तो कर लिए हैं, अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी कलाकारी को टाइम दूँ। और कलाकारी जो फील्ड है, जैसा आपने कहा कि अनसर्टेन सा फील्ड है। अगर आपके पास काम आ गया तो बहुत काम आ गया, और नहीं आया तो बिल्कुल ही नहीं आया। अब यहाँ से कहानी क्या हुई कि मैंने तो डिसीजन ले लिया था, और मैं डिसीजन बहुत सोच के लेता हूँ और बदलने की मैं संभावना नहीं छोड़ता हूँ। ये गाना थोड़ा सा लग रहा है सूट चल रहा है, ये जो सेकंड यूनिट आई है, ये दो यूनिट आई हुई हैं, सेकंड यूनिट का शूट चल रहा है। आर्मी की बात कर रहे थे हम। तो आर्मी में जैसा होता है कि हम लोग डिसीजन टेकिंग के मास्टर होते हैं। तो मैंने मिसेज से कहा कि यार मैंने डिसीजन तो ले लिया है, मुझे छोड़नी तो है ही सर्विस। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क का काम आप कर रहे हो, कि ऐसे टाइम में छोड़ना, बच्चे जवान हो रहे हैं और आप सर्विस छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल अटल है, ये टलेगा नहीं। तो उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने कहा देखिए ये बात है, आप एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। मैंने कहा ठीक है, मैं चाहूंगा मैं जीरो से मिलकर स्टार्ट करूं, मैं जीरो हो जाऊं। हाँ, और मैं जैसा यहाँ आने से पहले था, तो जैसा था मैं एयरफोर्स में स्टार्ट वैसा ही किया था। मैंने कहा कि जैसे मैंने वहाँ मकाम हासिल किया है, वैसे ही मकाम मैं फिल्म लाइन में भी हासिल कर सकता हूँ। तो लास्टली CE कोऑपरेटिव, तो उसे कहा कि नहीं आपने डिसीजन ले लिया है तो आप करें। मैंने डॉक्यूमेंट साइन करके भेज दिए और हो गई बात वहाँ से स्टार्ट। तो 2006 में जून में मैं रिटायर हो गया वहाँ से। रिटायर होने के बाद कुछ दुर्भाग्य भी जो था वो मुझे फॉलो कर रहा था। मेरे घर में कुछ हादसे बहुत होने लगे। हम लोग 6 भाई और एक बहन थे, और उन हादसों के दौरान अलग अलग बीमारी या अलग अलग कारणात जो रहे, 4 भाई चले गए, भाभी चली गई, एक आध भतीजा चला गया।
तो ये बड़ा सिलसिला रहा वैसा, तो डिस्टर्बिंग था। डिस्टर्बेंस हो गया। जैसे आप अगर शायरी की लैंग्वेज में कहो तो इम्तहानों का दौर था। हाँ। तो आदत मेरी हंसने वाली थी। मैं वैसा इंसान हूँ कि मुझे पता है कि मैं स्माइल से मार दूंगा प्रॉब्लम को। मैं कभी प्रॉब्लम को दिल पे लेता नहीं, दिमाग पे लेता नहीं। चाय बहुत मशहूर है यहाँ की, चाय पीते हैं जी। तो मैंने वहाँ से ये सोच लिया कि ये दुविधाएं अपनी जगह हैं और मैं इनको पार पाते हुए अपना मकाम हासिल करूँगा। तो उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। तो दुविधाओं का जो है सफ़र जारी था और उसके बाद मैंने अपना सफ़र जो है मुंबई के लिए जारी कर दिया। मैंने कहा मैं मुंबई अपना जो मकाम हासिल करने के लिए मुंबई पहुँचाऊँगा। तो 2006 दिसंबर में मैं मुंबई जो है पहुँच गया। तो 1 जनवरी 2007 को मैं जो है मुंबई में था। अब मुंबई के बारे में तो बहुत ख़ास बात यह है कि समुद्र की नगरी है और समुद्र की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने अंदर हल्की चीज़ों को नहीं रखता है। भारी चीज़ों को समझता है। बिल्कुल, भारी चीज़ों को अपने अंदर रखता है, हल्की चीज़ों को बाहर फेंक देता है और तभी समुद्र के किनारे जो है सुबह गंदगी मिलती है मतलब। और यही नियम बम्बई में भी लागू होता है क्योंकि फितरत है ना, शहर की फितरत, जगह की फितरत वैसी है। तो मुंबई में भी उन्हीं लोगों की दरकार है, उन्हीं लोगों की रिक्वायरमेंट है जो लोग वहाँ के कायदे कानून जान लें, वहाँ के मापदंडों पे खरे उतरें जी। तो ये उसकी भी खासियत है। तो जब ये बात आई तो मैं कुछ लोगों से मिला, मैंने अपनी कुछ चीज़ें उन लोगों को सुनाई और मुझे छुटमुट जो है काम कुछ मिलने लगे। हाँ। उससे पहले मैं एयरफोर्स में रहते हुए भी काम तो कर ही रहा था कुछ। तो मैंने उनके रेफरेंसेस दे के उनको उनके संदर्भ दे के मैंने काम लेना शुरू किया। और मुझे 2007 जून में मेरी मुलाकात रामानंद सागर जी के बड़े सुपुत्र जो हैं मोती सागर जी। रामानंद सागर वही जिन्होंने जी रामायण और कृष्णा उनका एक सीरियल आता था। तो रामानंद सागर जी के जो बड़े पुत्र हैं मोती सागर जी, उनकी मेरी मुलाकात हुई पृथ्वी थिएटर जुहू पे। तो किसी एक मेरी मित्र ने, नीलम जी थी, उन्होंने मुझे मिलवाया था। तो उनको मैंने अपना एक गाना सुनाया जो मैंने सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में पहले रिकॉर्ड कर रखा था। तो मैंने सुनाया, वो बहुत पोइटिक सा सॉन्ग था। इतना आसान तो सफ़र नहीं होता है कि आप सीधे रामानंद सागर के पुत्र से मिल जाएं, सुपुत्र साहब से मिल जाएं। कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रगल होता है, लेकिन जब भाग्य अपना कार्य करने लगता है तो भाग्य की खासियत होती है कि भाग्य जो है आपको जो चीज़ मुश्किल से भी नहीं मिल पाती है वो आपको आसानी से मिलती है भाग्य के जरिए। तो भाग्य शायद उन दिनों में बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसका टाइटल था अभिशाप, लेकिन वो मेरे लिए वरदान का काम कर गई थी। उसका टाइटल तो अभिशाप था लेकिन आप मेरे लिए वरदान थी। मेरे लिए वरदान इसलिए थी कि उसमें जो गाना किया था मैंने सोनू निगम साहब का एक गाना किया था और एक सुरेश वाडेकर साहब का किया था। तो वही गाना, सुरेश जी वाला गाना, मैंने मोती सागर जी को सुनाया। तो बहुत खुश हुए, सुन के उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने एक सीरियल के लिए, एक अलादीन सीरियल उनका आता था। तो कौन से चैनल पे? ये जी पे था। जी का दौर शायद नया चालू हुआ उसमें नहीं, जी तो चरम पे था। अच्छा। अपने चरम पे था जी। सिनेमा मतलब जी जो टीवी था अपने उस पे था। तो उन्होंने अलादीन के लिए मुझे एक सिचुएशन दी और उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि वो मुझे 2 बजे वो दे रहे हैं सिचुएशन और रात को 10 बजे उनको गाना चाहिए। लिख के रिकॉर्ड होके गाना चाहिए, 8 घंटे में उनको गाना चाहिए। तो ये बहुत टिपिकल और बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत क्रिटिकल। तो मैंने उसको पुराया और वो गाना हम लोग का अलादीन में आया। उसके बाद उनको मेरे ऊपर कुछ अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर अप हुआ और उनको लगा कि ये कुछ भी कर सकता है। फिर उन्होंने मुझे अलादीन के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान के गाने भी उन्होंने मुझसे लिखवाए। तो 2008 में सीरियल शुरू हुआ था, कलर्स चैनल की शुरुआत हुई थी। बालिका वधू और जय श्री कृष्णा 2 सीरियल इसके मेन सीरियल्स में थे। अच्छा। तो मोती जी ने हमें सीरियल का नाम नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत चैलेंजिंग, फिर एक बार काम है, चैलेंजिंग है और बहुत। और उन्होंने उसका एक जय श्री कृष्णा का एक 3rd एपिसोड में शायद एक गीत था जो देवकी की सगाई से विदाई तक का सॉन्ग। ये बहुत शादी की एल्बम में भी गाना मिलता है, सगाई से विदाई तक। वो 22 मिनट का एक गाना था।
22 मिनट का एक गाना जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, ब्रिजेस बनाने हैं और आपको अनदर सॉन्ग पे टर्न करना है, चेंज ऑन करना है। तो वो हमने गाना किया था, वो बहुत चैलेंजिंग था। 22 मिनट का जो गाना था, तो उसमें डिफरेंट 6 कलर्स थे। सगाई हुई है, घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, बारात आ रही है, दूल्हा दुल्हन तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद फिर विदाई, फेरे हो रहे हैं, फिर विदाई हो रही है। तो इस प्रकार का वो सॉन्ग था, देवकी और वासुदेव वाला जो शादी का, वो जो सॉन्ग था हमारा बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद हमें पता चला कि मोती सागर जी ने जय श्री कृष्णा सीरियल हम लोगों को दे दिया। अच्छा। मेरा हम लोगों से मतलब है, एक मेरे रूममेट्स होते थे मेरे। उस समय आप एज ए लिरिक्स राइटर ही वर्क कर रहे थे या कुछ डिफरेंट पार्ट? नहीं, मैं एज ए लिरिसिस्ट, एज ए गीतकारी में काम कर रहा था। अच्छा। तो मेरे एक रूममेट्स थे 2 लड़के, सन्नी बावरा, इंद्र बावरा, जिन्होंने अभी ये रॉकी हैंडसम का म्यूजिक किया है, बधाइयों का बैकग्राउंड किया है। तो ये लड़के नए नए लड़के थे और हम साथ में काम कर रहे थे। तो जो हमारा जय श्री कृष्णा से सफर शुरू हुआ, वो सफर लंबा सीरियल्स के लिए निकल गया। सीरियल्स मीरा, स्वामीनारायण, महावीर, हनुमान, साईं बाबा, ऐसे ऐसे सीरियल्स में करता चला गया। तो उसमें धार्मिक सीरियल ज्यादा थे। 2010 में उनको छोड़ के मैंने, और मैं फिल्मों की तरफ मैंने रुख कर लिया, सोशल सीरियल्स की तरफ। उस दौरान मैंने कुछ फिल्में की। नाम बता देते तो? जी, मैं बता सकता हूँ। माय फादर इकबाल एक नरेंद्र झा की फिल्म थी, और सतरंगी एक रीजनल हरियाणवी फिल्म रही जिसको अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड 2017 में नेशनल अवार्ड मिला था। उसके गीत मैंने किए थे। और फिरंगी कपिल शर्मा की जो मूवी आई थी, इसमें एक गाना था, आइटम सॉन्ग था, गदर बदन जो था। अच्छा। वो मैंने किया था। कपिल शर्मा साहब से मिलना हुआ उस दौरान? जी जी, उस दौरान उनसे मिलना हुआ। और उस दौरान तो स्टार थे, अभी स्टार तो है, अभी भी स्टार ही है नहीं, लेकिन उनका एक बैक फेज आया था, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पीरियड आया था उनकी लाइफ में। उसके कारण मैंने कहा ऐसा कि स्टार तो वो हमेशा ही रहेंगे, बहुत काबिल तारीफ इंसान है वो। तो उस दौरान उनसे मिलना जुलना हुआ। फिर उसके बाद कुछ और फिल्में, मैंने एक फिल्म में मैंने एक्ट भी किया है, जिसमें जेनिफर विंगेट जो सीरियल्स में आती थी, बेहद जी जी, उसकी डेब्यू मूवी जो थी, उसकी डेब्यू मूवी में सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी, विजेंद्र काला और अपने पवन मल्होत्रा जी वगैरह, इनके साथ मैंने एक एक्ट किया था। एक सरदार का कैरेक्टर मैंने उसमें किया। प्रेजेंट में जहाँ हम लोग बैठे हैं, उस लोकेशन पे शूट करने हैं, आज क्या है? यहाँ हम आए हैं हरियाणा से। मैं लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में रह गया था, तो अभी हम आए हुए हैं 2 हरियाणवी गाने शूट करने। पिछले दिनों हरियाणवी गीतों को नेशनली बहुत सराहा गया है, काफी हमारे यहाँ के गाने जो हिट हुए हैं। चलिए बाहर चलते हैं। सर, हरियाणवी पे डिस्कशन चल रहा था, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। हरियाणवी इन दिनों कुछ नेशनल वाइड और इंटरनेशनल वाइड कुछ ना बहुत लोग पसंद करने लगे। कुछ हमारे गाने बहुत चर्चित हुए, सपना चौधरी, KDMD, अच्छा, और गजेंद्र फोगाट वगैरह, सब लोगों के जो है गाने बहुत फेमस हुए। और इसके कारण क्या हुआ कि लोग हमारी हरियाणवी को लाइक करने लगे, उनको एंजॉय करना है, उनको अच्छा लगने लगा हरियाणवी। तो इसी लॉकडाउन के दौरान हमने भी कुछ हरियाणवी गाने तैयार किए, जो हम शूट करने आए। अच्छा, यहाँ भीमताल में हम लोग? जी भीमताल में जो हम आए, तो किसी ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, और वैसे भी नेचुरल, हम वेरी क्लोज टू नेचर जो है। नहीं, एक जो आर्टिस्ट होता है उसका मजा जी एकांत में होता है। बिल्कुल। तो उसी को ध्यान में रख के जो हम यहाँ शूट के लिए आए थे, वो गाना हमारा अभी हम 1-2 कंपनियों से हमारी बात हो रही है, तो जिसपे फाइनल हो गया, शूट चल रहा है इसके विद इन 1 मंथ शायद। एक मेरा बहुत अहम सवाल, क्योंकि जैसे आपका लाइफ सेफ और सिक्योर चल रहा था, हर महीने सैलरी आ रही थी जी, आप देश के लिए लगे थे, जान लगा रहे थे, लेकिन पैसा आ रहा था, फाइनेंशियली आप फ्री थे, आपको पता था कि हर महीने इतना अकाउंट में आ जाना है जी। और जब आदमी पैसों से फ्री होता है तो हर चीज कर लेता है। लेकिन ये जो आर्टिस्ट लाइन है, इसमें आदमी पैसे से ही फ्री नहीं होता है, सब यार डिस्टर्बेंस जिंदगी का तब होता है जी। तो क्या आपके लाइफ में ऐसा फेज आ गया कि आप इस लाइन से पैसे से फ्री हो चुके हैं, या दाल रोटी के संग चिकन विकन चल रहा है, खाली ठीक ठाक है? चल रही ठीक ठाक, क्योंकि ये जो जैसे मैंने कहा था कि या तो आप बहुत टॉप पे हैं, हाँ, तो आपके लिए पैसे की वो नहीं हो, हालांकि दिक्कत उनको भी होती है, लेकिन हम लोगों का जो चलता हो एक नियमित सा ना रूटीन सा एक वो चलता है कि आपके गाने आए, कुछ गाना हो गया हिट तो 10 काम आपको एक्स्ट्रा मिल गए,
और कुछ दिन अगर आप थोड़े शांत रह गए तो काम नहीं एक आया। फ्लॉप होने के बाद एक ऐसा दौर चालू होता है कि आदमी को अपने आप से भी प्रूव करना होता है, क्योंकि आपने एक चीज दे दी है जो डिजास्टर है, लोगों ने पसंद नहीं किया जी, है, जी। अपने आप से भी आंख मिलाना है कि मैंने ऐसा क्या कमियां छोड़ दी हैं, जी जी बिल्कुल। और फिर वही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, पहले तो अपने आप को यकीन दिलाना और फिर होता है हादसे जो है और उतार चढ़ाव जीवन का नियम है। अगर आप उनसे डील नहीं कर पाएंगे, अगर उनसे नहीं निपटेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? तो ये आप मान के चलें। मैं कभी भी जब बोलता हूँ कि कभी सख्त राह कभी दलदले, यही है सफर के सिलसिले। कभी सख्त राह कभी दलदले, यही है सफर के सिलसिले। जो इनसे ना घबराएगा वही राही मंजिल पाएगा। सीधी सी बात यही है कि अगर आप जिंदगी में अपने हालात से आप निमट नहीं सकते, आप अपने हालात से जूझ नहीं सकते, आप अपने हालात को ओवरकम नहीं कर सकते उनसे, तो फिर आपकी बात खत्म हो जाती है। इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। गुरुदेव जी कौन हुए? पिताश्री। पिताश्री जीवन में जीरो से हीरो बने थे और वैसा ही उन्होंने हमें रोपित किया है, वैसे उन्होंने हम लोगों में डाला है। अच्छे और पिता। डिफेंस सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो वो लोग हैं कि जो अगर हमें सिखाया जाता है कि यदि हमें चारों तरफ से घेर ले तो हम क्या करेंगे, तो हमें सरेंडर करने के लिए नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कि हम तो राइफल लेके घूम जाएंगे, जितने मरेंगे वो मरेंगे, हम अपने मरने की बात नहीं करते। तो हम लोग तो वैसे मोटिवेटेड लोग हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिफेंस का। मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं अपने देश को, अपनी डिफेंस को, मेरे अपने वक्त को, अपने लाइफ को, कि जिसने मुझे वो रास्ते दिखाए, जिसने मुझे उन रास्तों पे चलाया, तो वैसा रहा। अच्छे पिता बन पाए? बहुत मुश्किल सवाल है ये, मेरे बेटे जवाब देंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ, 2 बेटे मेरे हैं, विशाल भारद्वाज और ऋषभ भारद्वाज। विशाल इज MA B.Ed एंड ही इज टीचिंग इन अन अकेडमी में, अभी वो लेक्चरशिप कर रहा है। और छोटा बेटा जो मेरा है वो BCom करने के बाद डायरेक्शन फील्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब They only can tell। हाँ, मतलब कि वो अगर किसी, मतलब आपके तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि बेटा आर्मी में जाना है? मैं ये बताऊंगा आप, अच्छी बात, हमारे एक हरियाणा में कहावत है कि मार के खीर नहीं खिलाई जाती। मार के खीर खिलाना ना अच्छा होता है ना खिलाई जाती है। तो मैंने अपने पिताश्री की तरह मैंने अपने बच्चों पे भी यही फार्मूला, मैंने कहा आप जो करना चाहते हैं वो करें, मैं आप पे ला दूंगा नहीं कि आपको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, बिकॉज आपकी लाइफ है। यू आर द बेस्ट जज फॉर योर लाइफ। आप जानेंगे ना आपको करना क्या है। तो मैंने बेटों को यही कहा था कि आप जो करना चाहें। तो छोटे बेटे ने मुझे बहुत ब्लंटली बोला कि पापा बुरा मत मानना, आई वांट टू ज्वाइन म्यूजिक फील्ड, आई वांट टू ज्वाइन दिस ड्रामा फिल्म फील्ड। मैंने कहा बहुत अच्छा है। और उस वक्त मैं एक मूवी कर रहा था जो अभी रिलीज होने वाली है, तो मैंने अपने बेटे को उस डायरेक्टर से मिलवा दिया था और वो एक दूसरे को पसंद आए और उसने काफ़ी काम किया है। अभी इश्कबाज सीरियल जो आ रहा था वो असिस्ट कर रहा था उसमें, और 2-3 मूवी उसने की है। एक मास्टर भूषण एक मूवी है, वो मूवी की उसने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसका अपना सिलसिला। सुशांत का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। सिर्फ एक सवाल, क्या नेटवर्क से काम बनता है या टैलेंट होना ज्यादा बेहतर? दोनों। नेटवर्क कहीं ना कहीं काम आता है। बिल्कुल आता है। नेटवर्क से आपको काम मिल सकता है, लेकिन काम करने के लिए आप में प्रतिभा होना लाजिम है। अगर वो नहीं है तो फिर आप कैसे काम कर सकते हैं? हाउ यू विल स्टे? तो आपको काम करना तो आना जरूरी है जी। देव योग, भाग्य योग, आपका रेफरेंस, आपका नेटवर्क, ये अलग बात, ये सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आपके अंदर कला होना चाहिए। जी, अदरवाइज क्या होगा कि आप एक प्रोजेक्ट करके 2 प्रोजेक्ट करके रह जाएंगे, फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये है इसका, आपको टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, मैं अपनी तरफ से खासतौर उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो बच्चे इस फील्ड से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, तो उनको एक मैं अपनी तरफ से हमेशा मैसेज देना चाहूंगा कि लक्ष्य निर्धारण जो है ये बहुत सोच समझ के हो, और लक्ष्य निर्धारण के बाद उसके लिए जीना शुरू कर दें कि मुझे एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी हाल में ये हासिल करना है। केवल लक्ष्य निर्धारण से काम नहीं बनेगा। आपको लक्ष्य निर्धारित करना है पहले सोच समझ के, और फिर उसके लिए बहुत जुनून पैदा करना है, तभी आपको मंजिल हासिल हो जाएगी। अन्यथा मुंबई आपको इतनी जल्दी रास्ता देती है, नहीं देती है रास्ता। अगर आप सिर्फ हल्के फुल्के हैं तो उठा के आपको फेंक देगी। जी बिल्कुल, मुंबई का नियम है, तो मुंबई वैसा करेगी। सर काफी मजा आया आपके साथ मिलकर। हालांकि ये पहले से हमारा प्लान नहीं था, बाकी जो इंटरव्यू करता हूँ प्लान होता है, सारी चीजें होती हैं। आप मिले, रफा साहब ने मिलवाया और लोकेशन अच्छा था, हमने शूट कर लिया।
मुझे भी अच्छा लगा। काफ़ी बातें हुई, चीज़ें हुई, शायद लोग इंस्पायर या मोटिवेट जरूर होंगे इससे। तो मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, मैं चाहूँगा कि आप बोलें एक बार सब्सक्राइब करने को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें और फिल्मी चाणक्य को सब्सक्राइब करें जी, मोटिवेट होंगे, अच्छा होगा। सर हमारे शो का एक टैग लाइन है, जस्ट अ बिगनिंग। जस्ट बिकॉज जितनी फिल्में मैं देखता हूँ डायरेक्टर लोग बनाते हैं, लास्ट में लिख देते हैं दी एंड। मेरा मानना है कोई फिल्म जब खत्म होती होगी तो अच्छे नोट पे खत्म होती है, हीरो हीरोइन सब लोग मिला जाते हैं, तो अच्छे नोट पे खत्म होती है। तो दी एंड कहाँ हुआ, कहीं ना कहीं कोई अगर वो रियलिटी है तो चीजें हैं। तो मेरा है जस्ट अ बिगनिंग की, अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है, तो एक बार जस्ट अ बिगनिंग। और लास्ट खत्म करते करते कुछ भी गुनगुना दें या बोल कह दें। मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं उसके लिए बताता हूँ। ये जो हमारा गाना है, हमारा नेचर का प्रेम है, ये है, और मैं गुनगुना के सुनाता हूँ आपको। तेरे पाछे पाछे आऊंगा मैं शिमला मनाली, चाहे ला दे पिस्तौल कोई तान दे दुनाली। तेरे चक्कर में जे कोई करना चाहे बैर, मैं सोशल साइट पे नोंदे बांटूंगा। सारी दुनिया चले से मेरी गैल बावली, मैं तेरी गैल्या हांडूंगा। सारी दुनिया चले से मेरी गैल बावली, मैं तेरी गैल्या हांडूंगा। हरियाणवी सलूट। जय हिंद।